हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपके MGP 004 यानी कि गांधीज पॉलिटिकल थॉट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारी वीडियो का पार्ट 4 है। इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के 3 वीडियोस में और बना चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस किया है। क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। हमें नहीं पता कि हमसे कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। तो हमारी क्या कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स को कवर करें। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे। जो हमारा पहला टॉपिक है, इसके अंदर हमें शॉर्ट नोट लिखना है ऑन व्हाट ग्राउंड्स गांधी रिजेक्ट्स मार्क्सिज्म। जो महात्मा गांधी हैं वो मार्क्सिज्म को रिजेक्ट क्यों करते थे, किन बेसिस पे रिजेक्ट करते थे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्क्सिज्म होता क्या है। स्टूडेंट्स, जो मार्क्सिज्म है वो बात करता है क्लास स्ट्रगल की। क्लास स्ट्रगल का मतलब ये है कि दो वर्ग, जो समाज है वो दो वर्गों में विभाजित है। एक है बुर्जुआ वर्ग जो लोगों को काम दे रहा है, और एक है मजदूर वर्ग। तो जो मजदूर हैं उनका शोषण करता है बुर्जुआ वर्ग। तो एक ना एक दिन जो मजदूर हैं वो क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। तो मार्क्सिज्म क्या करता है, क्रांति को सपोर्ट करता है, क्लास स्ट्रगल की बात करता है। तो वहीं पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो महात्मा गांधी हैं वो क्लास स्ट्रगल को क्यों रिजेक्ट करते हैं। ग्राउंड्स ऑन विच गांधी रिजेक्ट्स मार्क्सिज्म। जो सबसे पहली चीज़ है वो है नॉन वायलेंस। जो महात्मा गांधी हैं वो तो नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे। तो अब उनका वो क्यों वायलेंस को सपोर्ट करेंगे। गांधी फर्मली बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, वेयर एज मार्क्सिज्म एडवोकेट्स फॉर अ प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन विच ऑफन इन्वॉल्व्स वायलेंस एंड क्लास स्ट्रगल। जो महात्मा गांधी हैं वो तो बात करते हैं अहिंसा और नॉन वायलेंस की, लेकिन जो आपके मार्क्सिज्म वाले हैं वो किसकी बात करते हैं, श्रमिक क्रांति की वकालत करता है। तो अगर श्रमिक क्रांति होगी तो हिंसा भी होगा, वर्ग संघर्ष भी होगा। जो महात्मा गांधी हैं उसके बाद वो बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। गांधी एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मॉरल वैल्यूज़ इन सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स। सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों में जो लोग हैं उन्हें आध्यात्मिकता का पालन करना चाहिए। नैतिक मूल्यों के महत्व पर जो है महात्मा गांधी जोर देते हैं, लेकिन मार्क्सवाद में कहीं पर भी नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं की जाती। उसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी डिसेंट्रलाइजेशन की। यानी कि जो महात्मा गांधी हैं ही एडवोकेटेड फॉर अ डिसेंट्रलाइज्ड इकॉनमी बेस्ड ऑन विलेज सेल्फ सफिशिएंसी। जो इकॉनमी है वो विलेज सेल्फ सफिशिएंसी पे बेस्ड हो, वेयर मार्क्सिज्म प्रमोट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट। और जो मार्क्सिज्म है वो क्या प्रमोट करता है, पावर का सेंट्रलाइजेशन इन हैंड्स ऑफ स्टेट्स। जो पावर है वो सेंट्रलाइज हो जाए, स्टेट के हाथों में चली जाए। और महात्मा गांधी किसकी बात करते हैं कि जो पावर है वो विलेजेस के पास रहे, विलेजेस जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो, गांव कैसे हो, हमारे आत्मनिर्भर हो। यहाँ पर एक चीज़ और है जिसके अंदर हम बात करेंगे ट्रस्टीशिप की। ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। जो महात्मा गांधी हैं वो ट्रस्टीशिप की बात करते हैं, तो वो क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, जो महात्मा गांधी हैं ही प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप वेयर वेल्दी इंडिविजुअल्स एक्ट एज ट्रस्टीज ऑफ देयर वेल्थ। जो अमीर लोग हैं वो ट्रस्टीज़ की तरह काम करेंगे। ठीक है, जो धनवान व्यक्ति हैं वो ट्रस्टी बन जाएंगे, वेल्थ और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो क्या कर सकता है कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो पैसा वेलफेयर में दे सकता है, गरीब लोगों का उस पैसे से कल्याण कर सकता है। उसे अपने पास एक लिमिटेड पैसा ही रखना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कोई क्यों अपनी संपत्ति किसी और को देना चाहेगा, कोई क्यों सोसाइटी का वेलफेयर करेगा। सोसाइटी का वेलफेयर अगर वो करेगा तो एक लिमिट तक ही करेगा, अपने ऐशो आराम को वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो महात्मा गांधी वो कहते हैं कि हमें सिर्फ उतना ही अपने पास रखना है जितना हमारी सिंपल लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा जो लाइफ की लग्जरीज़ हैं उन्हें एंजॉय करने के लिए पैसे को अपने पास रखने से बेटर है कि हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए दे दें। तो ये है महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट, जो कि मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है आइडिया ऑफ वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का थ्रू स्टेट कंट्रोल, उसका कॉन्ट्रास्टिंग है। जो मार्क्सिज्म है वो क्या कहता है कि जो वेल्थ है वो सारी की सारी वेल्थ स्टेट ले ले, और स्टेट है जो वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करे ताकि लोगों के अंदर क्या आ सके कि सारे लोग बराबर हो सके। उसके बाद बात करते हैं क्लास हार्मनी की। जो गांधी हैं ही सॉट हार्मनी बिटवीन डिफरेंट क्लासेस।
महात्मा गांधी कहते हैं कि अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए और वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाले होने चाहिए। वही जो मार्क्सिज्म है वो इसका अपोजिट है। मार्क्सिज्म बात करता है क्लास स्ट्रगल की, ठीक है, कि जो जो बेचारे हमारे जो गरीब पूंजीपति वर्ग है उसे उखाड़ के फेंक दिया जाए, इसकी बात वो करता है। तो हार्मनी की बात तो कहीं नहीं की मार्क्स ने। सो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे जो महात्मा गांधी हैं वो मार्क्सिज्म को सपोर्ट नहीं करते। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। टॉपिक 2 के अंदर आपको डिस्क्राइब करना है गांधीज व्यूज़ ऑन रेशियल एंड कास्ट इनइक्वालिटीज़। जो महात्मा गांधी हैं उनके कास्ट एंड रेशियल इनइक्वालिटीज़ पे क्या व्यूज़ हैं, ठीक है। अब रेशियल इक्वालिटी की बात करें तो गांधी फॉट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग हिज टाइम इन साउथ अफ्रीका वेयर ही अपोज द ऑपरेसिव पॉलिसीज अगेंस्ट इंडियंस एंड अदर नॉन वाइट कम्युनिटीज़। जो महात्मा गांधी हैं वो साउथ अफ्रीका जब गए थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो काले लोग हैं उनके साथ कितना भेदभाव कर रहे थे गोरे लोग। इस चीज़ को देखकर उन्होंने क्या नाम दिया कि ये तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, रंग भेद है। तो वहाँ पे उन्होंने अपोज की सारी ऑपरेसिव पॉलिसीज़ जो कि इंडियंस के खिलाफ थी, ठीक है। सो गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने समय के दौरान जातीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जहां उन्होंने भारतीयों और अन्य गैर श्वेत समुदायों के खिलाफ दमनकारी नीतियों का विरोध किया। उसके बाद बात करते हैं कास्ट इक्वलिटी की। जो महात्मा गांधी हैं स्ट्रांगली अपोज द कास्ट सिस्टम। वो क्या करते थे, कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे एंड वर्क टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर कास्ट whom he referred as हरिजन्स और चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जो गांधी हैं वो कास्ट सिस्टम को अपोज करते हैं और वो क्या कहते हैं कि जो काम है सारे के सारे वो अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर कास्ट के लिए होने चाहिए। जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें ऊंचा उठाने के लिए काम होने चाहिए। ही रेफर टू एज हरिजन्स और चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और वो उन्हें क्या कहता है, हरिजन कहते हैं या भगवान के बच्चे कहते हैं। उसके बाद अनटचेबिलिटी की बात करें, अस्पृश्यता की, यानी कि जो गांधी हैं अछूत। पहले के टाइम में जो लोग हैं वो जो लोअर क्लासेस, ऐसा था कि जो समाज था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। तो एक लोग होते थे जिन्हें दलित कहा जाता था, तो उन्हें अनटचेबल्स कहते थे, उन लोगों को टच नहीं करते थे या और भी चीज़ें, उनके खिलाफ सामाजिक बुराइयां थीं। तो गांधी ने अस्पृश्यता को सामाजिक बुराइयों के रूप में निंदा की और इसके उन्मूलन के लिए अभियान चलाया। उन्होंने दलितों, पूर्व में अछूत के अधिकारों और गरिमा की वकालत की, यानी कि जो भी दलित लोग थे उनके राइट्स एंड डिग्निटी के बारे में उन्होंने बात की। देन जो महात्मा गांधी हैं वो बात करते हैं इंटरकास्ट डाइनिंग मैरिजेस की। ही प्रमोटेड इंटरकास्ट डाइनिंग एंड मैरिजेस एज अ मीन्स टू ब्रेक डाउन कास्ट बैरियर्स, कि अगर हमें अंतर जातीय भेदभावों को तोड़ना है, जातियों के बीच में जो कास्ट बैरियर्स हैं उन्हें तोड़ना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इंटरकास्ट डाइनिंग यानी कि आज साथ में बैठ के खाना खाना, विवाह करना, ये सारी चीज़ें करनी होंगी जिससे कि हमारे यहाँ सोशल हार्मनी जो है वो फॉस्टर होगी। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स की। तो महात्मा गांधी एम्फेसाइज एजुकेशन एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एज क्रूशियल टूल्स फॉर अचीविंग रेशियल एंड कास्ट इक्वालिटी। ही बिलीव दैट अपलिफ्टमेंट थ्रू एजुकेशन वुड लीड टू सोशल रिफॉर्म। गांधी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अगर हम किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो उससे उसकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी होती है, साथ ही साथ रेशियल और कास्ट इनइक्वालिटी को कम करने भी मदद करता है। जो पढ़ा लिखा इंसान है वो हर किसी को बराबर समझेगा, वो संविधान का पालन करेगा। वो क्या कहेगा कि कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। वो क्या सोचेगा कि भाई हम अपने संविधान का पालन करें, और जो धर्म है वो इंसान का एक पर्सनल मुद्दा होता है, तो उसको अगर वो एकदम उसको नेशनल लेवल पे लेके जाना इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे देश की सिचुएशन ऐसी है कि मजबूरन हमें धर्म को बीच में लाना पड़ता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है राइट अबाउट गांधीज व्यूज़ ऑन व्हाट इज़ इकोनॉमिक इक्वालिटी। जो महात्मा गांधी हैं उनके इकोनॉमिक इक्वालिटी पे क्या व्यूज़ हैं। सो गांधी व्यूज़ ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी, फर्स्ट है ट्रस्टीशिप, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो वेल्दी लोग हैं वो क्या करें, अपनी वेल्थ को बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए बांट दें। ही बिलीव दैट दोज विद रिसोर्सेज शुड यूज़ दैम टू हेल्प द लेस फॉर्चुनेट। जो लोग थोड़े से कम भाग्यशाली हैं उन लोगों की मदद की जाए, जो लोग भाग्यशाली हैं जिनके पास रिसोर्सेज है, इससे सोसाइटी का क्या होगा, भला होगा। ओके। उसके बाद सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं महात्मा गांधी कि जो विलेजेस हैं उन्हें सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, लोकल इकोनॉमीज़ को ग्रो करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आप देख रहे होंगे तो महात्मा गांधी के जो भी आइडियोलॉजी है
वो कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस, सेल्फ सफिशिएंसी, ट्रस्टीशिप, इन सब से जुड़ी हुई है। तो अगर आप ध्यान से सारे आंसर्स को नोट करेंगे और आपको एक कॉमन चीज़ निकल के आपके सामने आएगी, तो अगर आप वो कॉमन चीज़ उसके आइडियोलॉजी की समझ लेते हैं तो किसी भी तरह का आंसर आप बना सकते हैं। आपको सिर्फ फिर उन्हीं कॉमन पॉइंट्स को हर एक क्वेश्चन में लिखना है और उस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उससे रिलेट कर देना है। ठीक है, जैसे कि अब सेल्फ सफिशिएंसी की महात्मा गांधी बात कर रहे हैं तो इसको हमने इकोनॉमिक से रिलेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही हम इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी रिलेट कर सकते थे कि जो विलेजेस हैं अगर वो अपने आप से अगर वो सेल्फ सफिशिएंट होंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि विलेज की जो नीड्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो विलेज में ही पूरे हुए जा रहे हैं। तो सिमिलरली क्या होता है कि अगर हम कुछ कॉमन पॉइंट्स किसी भी जो भी थिंकर है उसके कॉमन पॉइंट्स उसकी आइडियोलॉजी के निकाल कर उसको हर एक एस्पेक्ट से देख लेते हैं तो आंसर उसको बनाना बहुत ही ईजी होता है हमारे लिए। फिर हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन की, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जो अगर इकॉनमी डिसेंट्रलाइज होगी, जो पावर और रिसोर्सेज हैं वो लोकल कम्युनिटीज़ को मिलेंगे, अर्बन्स को नहीं मिलेंगे, तो भी तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। सरल जीवन की महात्मा गांधी बात करते हैं कि जो सरल जीवन जीना है, हाई थिंकिंग, ठीक है, उच्च विचार और सरल जीवन कि आपके जो विचार हैं वो हाई होने चाहिए और लाइफ आपकी सिंपल होनी चाहिए। He believed that true economic equality involves a lifestyle where people's needs are minimized and resources are used judicially. ट्रू इकोनॉमिक इक्वालिटी कब आएगी? जब जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल में जो पीपल की नीड्स हैं वो कम होंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी और रिसोर्सेज को एकदम जुडिशियली यूज़ किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की। जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने देखा कि अगर पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है तो यहाँ पर इकोनॉमिक इक्वालिटी लेके आनी होगी। ही वर्क टुवर्ड्स अपलिफ्टिंग द पुअर थ्रू वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग इम्प्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। उन्होंने कहा कि अगर इकोनॉमिक इक्वालिटी लेकर आनी है तो गरीबी का क्या करना पड़ेगा, उन्मूलन करना पड़ेगा। और गरीबी उन्मूलन के लिए महात्मा गांधी के कई सारे विचार है, जैसे कि आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप है, उन लोगों को एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देना। लेबर और कैपिटल को लेकर उनका क्या है कि वो डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हैं, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं। ही एडवोकेटेड फॉर वर्कर्स राइट्स, उन्होंने जो बेचारे हमारे वर्कर्स होते हैं उनके राइट्स के लिए बात की। और वो क्या बात करते हैं कि जो रिलेशनशिप है लेबर और कैपिटल के बीच में वो हारमोनियस होना चाहिए। जो वर्कर है और जो मालिक है उसके बीच में रिलेशन रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, हारमोनियस होना चाहिए। नॉन पोजेशन यानी कि अब परिग्रह, जो गांधी हैं ही एडवोकेटेड फॉर द प्रिंसिपल ऑफ नॉन पोजेशन वेयर इंडिविजुअल्स डू नॉट होल्ड वेल्थ, कि कोई भी ना पैसे को एक जगह इकट्ठा करके ना रखे। ठीक है, कोई भी ऐसा होर्ड ऑफ वेल्थ ना कर ले कि दुनिया के 4% लोगों के पास तो दुनिया भर का पैसा, बाकी के जो लोग बच गए 96% वो सारे के सारे गरीब। तो ये चीज़ होता है कि आप वेल्थ को होर्ड नहीं करोगे, इस चीज़ के वो खिलाफ थे। रिसोर्सेज बियॉन्ड देयर नीड्स, जितना ज़रूरी है बस उतना ही पैसा अपने पास रखो। दिस अलाइंस विद दिस ब्रॉडर फिलॉसफी ऑफ रिड्यूसिंग मटीरियल डिज़ायर्स। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी है वो कहते हैं कि हमें अपनी जो मटीरियल डिज़ायर्स हैं उन्हें हमें त्याग देना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर दिस पार्ट। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जिसके अंदर इसी तरह से और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।